हरे कृष्णा। आज का जो ये पार्ट है ना, ये अभी तक का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आने वाले 2-3 वीडियोस एटलीस्ट आप ज़रा भी स्किप ना करें। ये आपके फाउंडेशन बनने वाले हैं, क्योंकि ये नहीं देखे तो आपने कुछ नहीं देखा। जो हमारे 5 मूल विषय हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं, ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। हालांकि ये एंट्रोपी जो ऐसा विषय है, जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है, ये इन पांचों को स्पर्श करता है। बट विशेषकर ये ईश्वर, काल और प्रकृति, इन तीनों को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करेगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो सनातन धर्म द्वारा प्रतिपादित ईश्वर है और प्रकृति है और काल है, वो इसमें एक्सप्लेन होने वाला है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, इसमें ईश्वर की सिद्धि होने वाली है। हालांकि हम ईश्वर की सिद्धि और प्रकृति की सिद्धि और काल की सिद्धि को, यानी इन तीनों के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने को इतना सस्ते में नहीं निपटाएंगे। हम अलग अलग प्रकार से आर्ग्यूमेंट्स देंगे आगे चल के। बहुत सारे ईश्वर को लेकर तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे हिस्टोरिकल हो। बट एंट्रोपी being one of them and one of the most important arguments in the existence of God, for the existence of God and प्रकृति of सनातन धर्म। मैं फिर से आपको बता दूं, ये किसी और के ईश्वर को प्रूव नहीं करेगा। बहुत सारे ईश्वर हैं दुनिया में लोगों के हिसाब से, बट जो एक्चुअल ईश्वर है, जो सनातन धर्म का ईश्वर है, उसकी सिद्धि थर्मोडायनेमिक्स के इस सेकेंड लॉ से होने जा रही है। इसको हम बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि ये सच में मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसमें हम अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स लेंगे, चाहे वो प्रकृति के विषय में हो, ब्रह्मांड के विषय में हो, या फिर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ताश के पत्ते, या फिर एक पेन होल्डर, एक ग्लास, एक अन्न के दानों से भरी हुई एक बरनी, एक बर्तन, कुछ भी। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे आपको एंट्रोपी समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी जो शब्द है ना, इसका डायरेक्ट लिटरल ट्रांसलेशन हिंदी के शब्दकोश में अवेलेबल नहीं है। तो हम इंग्लिश में ही इसका मीनिंग लेंगे और फिर आपको एग्जाम्पल्स के जरिए अलग अलग तरीके से आपको समझाएंगे, और आपको क्लियर एकदम हो जाएगा कि क्या होती है एंट्रोपी। एक बार हम फर्स्ट लॉ को फटाफट रिकॉल करते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या था। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। और हमने देखा था कि किस प्रकार से मास भी अल्टीमेटली एनर्जी ही है। तो ठीक उसी प्रकार आप किसी भी चीज़ को नष्ट नहीं कर सकते और नई एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते। ये हमने इसके जस्ट पहले वाले पार्ट 9 में देखा था। अगर आप वो भूल चुके हैं तो आप एक बार वो देख के आ जाइए। 15-20 मिनट के वीडियोस हैं, आप रिकॉल कर सकते हैं कभी भी। 15-20 मिनट के वीडियोस हैं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं। हम यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स पर घंटों बिता देते हैं, यहाँ पर हमें थोड़े से अपने 15-20 मिनट अगर हम इन्वेस्ट कर लें तो हमारा जीवन शायद बदल जाए। अब टॉपिक पे आते हैं। एंट्रोपी का जो इंग्लिश में भी क्लोजेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए जो वर्ड दिया गया है वो है डिसऑर्गेनाइज्ड या फिर डिसऑर्डरनेस। हिंदी में उसका अनुवाद करें तो अव्यवस्था, यानी व्यवस्था का ना होना, चीज़ों का व्यवस्थित ना होना। अब क्योंकि इन वेग शब्दों से कुछ समझ में आने वाला है नहीं, तो हम एग्जाम्पल पे जंप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन होल्डर रखा है जिसमें बहुत सारे पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबर सब रखे हुए हैं, ठीक है। अब वो एक टेबल पे रखा हुआ है। अगर मैं उस टेबल से उस पेन होल्डर को नीचे गिराता हूँ तो होगा क्या कि पेन होल्डर गिरेगा और उसमें रखा हुआ सारा सामान यहाँ वहाँ फर्श पर फैल जाएगा। पेन कहीं, ढक्कन कहीं, रबर कहीं, शार्पनर कहीं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह फैल जाएगी। अब यहाँ पे नोटिस आप करेंगे तो हुआ क्या कि चीज़ों को फैलाने के लिए मुझे ना ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, वो नेचुरली फैल गई। यानी मैंने जस्ट उसको धक्का दिया। अगर मैं नहीं भी देता तो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आ जाता, वो टेबल कल को डिकम्पोज होकर कोलैप्स होता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती जिसकी वजह से वो पेन होल्डर गिर जाता अल्टीमेटली, या फिर वो भी डिकम्पोज हो जाता। तो बहुत दूर की बात है वो, ठीक है। बट क्लोजेस्ट ये है कि मुझे है ना ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। मैंने वो गिरा और चीज़ें यहाँ वहाँ फैल गई, ढक्कन कहीं गया, पेन कहीं गया, शार्पनर कहीं गया, रबर कहीं गया। अब यहीं पे अगर मुझे उसे जचाना है तो उसके लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत ही कैलकुलेटेड एफर्ट्स एंड फोर्सेस। मुझे जो यहाँ वहाँ जो पेन, रबर सब गिर गए हैं, यहाँ वहाँ अलग अलग जगह जाके टेबल के नीचे से या टीवी के पीछे से जो भी है, मुझे ढूंढ के वापस उसको उसके सेक्शन में, उसकी जगह पे लगाना पड़ेगा। बहुत ही ये कैलकुलेटेड काम है और इसके लिए एनर्जी लगती है। तो विल और फोर्स, ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए, तब जाके आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रख पाते हैं। और ये चीज़ हर एग्जाम्पल में लागू होती है। चाहे अगर आपको खाना बनाना हो, चाहे आपको कोई स्कूटर या कार मैन्युफैक्चर करनी हो, चाहे आपको एक इमारत खड़ी करनी हो। इमारत खड़ी करने के लिए भी आप बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करते हैं। आप सीमेंट लाते हैं, पानी लाते हैं, रेत लाते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। आप लोहे के सरिये लाते हैं, 10 तरह की चीज़ें लाते हैं आप,
और उन्हें इकट्ठा करते हैं, एक पर्टिकुलर उनका कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, तब जाके एक इमारत खड़ी होती है कुछ समय बाद। तो हमने देखा कि किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए हमें उस पर मेहनत करनी पड़ती है। अरे हमारा बुक शेल्फ और हमारा वार्डरोब भी बिगड़ जाता है अगर हम उस पर मेंटेन ना करें तो इमारत और पेन होल्डर तो फिर भी बहुत दूर की बात है। बात यहाँ पे ये है कि ऑर्गेनाइज रखने के लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ रही है, पर्टिकुलर इंटेलिजेंस लगा के और फोर्स लगा के, एनर्जी लगा के। और डिसऑर्गेनाइज रहने के लिए आपको एनर्जी और फोर्स और इंटेलिजेंस नहीं लगानी पड़ रही है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि पेन होल्डर जो हमने गिरा ऊपर से नीचे, ठीक है, एकदम टेढ़ा करके, उल्टा करके हमने ज़ोर से फेंका, उसे लात मारी, ओके, तो होगा क्या, कितनी संभावना ये है कि वो पेन होल्डर और उसके अंदर जितना भी सामान रखा है वो एज इट इज़ उसी के अंदर रखा रह जाए, डिस्टर्ब ना हो जरा भी। केवल एक दोबारा मैं अपना ये चीज़ रिपीट करता हूँ, शायद आपको समझ ना आया हो। अगर मैं पेन होल्डर ऊपर से नीचे गिर देता हूँ, उसे धक्का मार के नीचे गिर देता हूँ, तो क्या ऐसी संभावना है, कितनी ऐसी संभावना है, कितनी ऐसी प्रोबेबिलिटी है, कितनी ये पॉसिबिलिटी है कि वो पेन होल्डर के अंदर जितना भी सामान रखा है वो अपनी अपनी जगह बना रहे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जैसा वो था। तो इसका उत्तर होगा केवल एक, क्योंकि बाकी सारी संभावनाओं में तो वो फैलने ही वाला है, और फैलने में भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है, वो कैसे भी फैल सकता है। डिपेंड करता है कि पेन होल्डर का कौन सा भाग पहले टकराया, वो टेढ़ा होके गिरा, कौन सा साइड से गिरा, उल्टा होके गिरा, कैसे गिरा। तो पेन कहीं जा सकता है, ढक्कन कहीं जा सकता है, रबर कहीं जा सकता है, शार्पनर कहीं जा सकता है, शार्पनर टूट सकता है, पेन का ढक्कन भी टूट सकता है, और पेन की इंक निकल सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो डिसऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ों को हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑर्गेनाइज करने के लिए उसमें इंटेलिजेंस और मेहनत लगती है, डिसऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं। सेम चीज़ इमारत के साथ आप देख लो, इमारत बनाने में बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीका लगता है, बहुत मेहनत लगती है, उसमें रिसोर्सेस लगते हैं, इंटेलिजेंस लगती है, एनर्जी लगती है, बट उसे ख़त्म करने के लिए नहीं, वो समय के साथ अपने आप हो जाएगा। समय तो उसे ख़त्म करने के पीछे लगा ही हुआ है, आपको उसे रोकना पड़ रहा है बार बार ताकि वो नष्ट ना हो जाए। आप भरते हैं ना हर महीने बिल्डिंग में मेंटेनेंस, क्यों? ताकि मेंटेनेंस फंड्स जमा होते रहे एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और बिल्डिंग में रेगुलरली पेंटिंग या फिर वाटर प्रूफिंग का काम होता रहे, ताकि बिल्डिंग कमज़ोर ना पड़े, लंबी चले। उसके बाद भी एक समय ऐसा आता है जब वो गिर ही जाती है, क्योंकि कमज़ोर हो जाती है समय के साथ। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, अलग अलग मौसम की मार उसे कमज़ोर कर देती है समय के साथ। तो ब्रह्मांड का नेचुरल नियम यह है कि वो डिसऑर्डरनेस की तरफ जाएगा। एंट्रोपी का साफ साफ अर्थ यही है कि ब्रह्मांड डिसऑर्डरनेस की तरफ जाएगा। उसे डिसऑर्डरनेस पसंद है, उसे ऑर्डर में रहना, तरीके से ढंग में रहना नहीं पसंद है। ढंग में रहना हमें पसंद है, ब्रह्मांड को नहीं। इसीलिए हम मेहनत और इंटेलिजेंस लगा के चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइज तरीका है ना जीने का, ये हर चीज़ में अप्लाई होता है, सिर्फ यहाँ अप्लाई नहीं होता। आप बिल्डिंग बनाओ, उसमें भी ऑर्गेनाइज तरीका चाहिए। आपको अगर पैसे कमाने हैं तो उसमें भी ऑर्गेनाइज तरीका लगता है। अगर आपको एक करेंसी वाली इकोनॉमी चलानी है, उसमें भी ऑर्गेनाइज तरीका लगता है। आप ऐसे ही नहीं चला सकते, आपको गोल्ड रिजर्व्स देखने होंगे। फिर अगर आपको फाइनेंसेस मैनेज करने हैं घर के, उसमें भी ऑर्गेनाइज तरीका रखता है कि हाँ, इतनी मेरी सैलरी है, इतना ये घर की ईएमआई जाती है, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इतना हमारे खाने पीने का खर्चा आता है, इतना ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, इतना हमारा हेल्थ इंश्योरेंस की ईएमआई है, ये क्रेडिट कार्ड की ईएमआई है, ये हमारे फ्यूल एक्सपेंसेस है। 10 तरह से हम सैलरी को ऑर्गेनाइज तरीके से बांटते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो डिसऑर्डरनेस तरीके से, डिसऑर्गेनाइज तरीके से सैलरी तो खर्च होने ही वाली है। आप समझे? अगर आप उसे इंटेलिजेंस लगा के ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली वो डिसऑर्गेनाइज होके सारे के सारे फाइनेंसेस कोलैप्स कर जाएंगे और आपकी इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। आप दिवालिया घोषित हो जाएंगे, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये आपके मन के साथ भी होता है। आप अपने मन के थॉट्स को काबू में नहीं रखेंगे तो अगेन आपका मन विचलित हो जाएगा। अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं रखेंगे तो चीज़ें डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगी। फ़ोन की बैटरी तो ख़त्म होने ही वाली है, आपके ऊपर है आप उसे चार्ज करके मेंटेन करते हैं कि नहीं, और बैटरी पुरानी हो जाने पर आप उसे रिप्लेस करते हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे जैसे आप फ़ोन की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, उसे चार्ज कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा जब वो बैटरी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी।
और उसमें कुछ नहीं बचेगा। बैटरी हेल्थ डिटीरियोरेट होती रहेगी समय के साथ, चाहे आप उसे यूज़ करें या ना करें। वो फैक्टर्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो उनकी लाइफ को छोटा या बड़ा कर दे, बाकी नष्ट तो होना ही है, उनका अंत तो आना ही है। हमारी सबसे फंडामेंटल चीज़ हम खुद, हमारे ऊपर भी एंट्रोपी का नियम काम करता है। जब हम पैदा होते हैं, पैदा होते ही ये निश्चित हो जाता है कि हम मरने वाले हैं। ये निश्चित तभी हो जाता है हमारे जन्म के समय ही। ये निश्चित हो जाता है कि जो बाल्यावस्था में ये बच्चा है, जो अभी पैदा हुआ है, जिसने अभी जन्म लिया है, ये ग्रो करेगा और ये ग्रो करते 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 युवावस्था को प्राप्त होगा। युवावस्था से फिर ये बुढ़ापे को प्राप्त हो जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे ये है क्या, ये एंट्रोपी है। यानी हमने बहुत प्लानिंग से एक क्रिया करी, उसकी वजह से माता के गर्भ में ऑर्गेनाइज तरीके से एक बच्चा उत्पन्न हुआ। उस बच्चे का लालन पालन करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। हॉस्पिटल जाके सेफली डिलीवर कराना पड़ा उसे, उसके बाद उसे टाइम टाइम पे फीड कराना पड़ा, उसे साफ रखना पड़ा, उसका ख्याल रखना पड़ा, उसे वैक्सीन्स देने पड़े। जब बड़ा होगा उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी समय के साथ साथ, जो भी बॉडी का मैकेनिज्म है वो उसकी नीड्स उसे हमें पूरी करनी पड़ेगी। उसका इंटेलेक्चुअल ब्रेन डेवलप कराना पड़ेगा, फिजिकल उसकी बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा, कितनी सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। उसे निरंतर स्नान कराना होगा, स्पेसिफिक टाइप का भोजन कराना होगा, तब जाके वो बॉडी, उसकी जो नेचुरल एज है 80-90 साल तक वो चलेगी। साफ एनवायरनमेंट में साफ खाना उसको खिलाएंगे तो वो 80-90 साल 100 साल तक चलेगा और उसके बाद बुढ़ा होकर मर जाएगा। यानी पैदा होते ही बॉडी काम करना शुरू कर देती है एंट्रोपी की तरफ, यानी डिसऑर्डरनेस की तरफ। वो चालू है, उसको मरना है जल्दी से, शरीर को तो जल्दी से जल्दी मरना है, मगर आप उसको रोक के रखते हो। बट उसको रोक के रखने की ना एक लिमिट होती है, और जब वो लिमिट खत्म हो जाती है तो वो अल्टीमेटली फोर्सफुल तरीके से मर ही जाता है। तब अब कोई ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास। ये सेम नियम हर चीज़ पर अप्लाई होता है, चाहे वो ब्रह्मांड हो, चाहे वो एक पेन होल्डर हो, चाहे एक इमारत हो, चाहे कोई भी हो। हर एक चीज़ की एक मैक्सिमम पॉसिबल आयु होती है, उससे ज़्यादा आप उसे नहीं खींच सकते। इंसान के शरीर वाला एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे, क्योंकि बुढ़ापे की एक लिमिट है, उसके बाद आप उसे स्ट्रेच नहीं कर सकते। कितना भी आप हेल्दी फूड खिला लो, कितनी भी आप एक्सरसाइजेस कर लो, ना वो खाने लायक बचता है, ना वो एक्सरसाइज करने लायक बचता है, क्योंकि उसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है। एंट्रोपी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है अब कि अब कुछ बचा ही नहीं है। इतना ज़्यादा डिसऑर्डर हो गया है शरीर में, वो युवा अवस्था मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो बुढ़ापे की तरफ जाए ही जा रहा है। आप थोड़ा बहुत टाल सकते हो एक्सटर्नल फोर्स और इंटेलिजेंस लगा के। जैसे हम क्या करते हैं, इंसान क्या करते हैं, हम अलग से सप्लीमेंट्स लेते हैं। जो भी हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट्स है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, कुछ एसेंशियल विटामिन्स की रिक्वायरमेंट्स है, जो भी हम उसे डायग्नोस करके प्रोफेशनल डॉक्टर के थ्रू, और हम वो उसे देते हैं। उस शरीर को जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो देते हैं, उसे साफ रखते हैं ताकि उसमें से दुर्गंध ना आए। हम उसे मेंटेन करके रखते हैं, मगर आप कितना भी मेंटेन कर लो, अल्टीमेटली उसे बुढ़ापे से आप नहीं बचा पाओगे। तो ये जो बुढ़ापा आना है शरीर का नेचुरली, कितना भी मेंटेन, कितनी भी कोशिशें करने के बाद भी, इसको बोलते हैं एंट्रोपी। कि ऑर्डरनेस जो है वो डिसऑर्डरनेस की तरफ बढ़े ही जा रहा है। आप कितना भी उसको रोक लो, एक लिमिट तक ही रोक पाओगे। साफ भाषा में ये एंट्रोपी का इनिशियल पार्ट था। एंट्रोपी की इनिशियल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे समाप्त होती है। एक एग्जांपल लास्ट और ले लेते हैं, एक ताश के पत्तों का, या फिर आप एक चावल से भरी हुई एक बरनी। ताश के पत्ते अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से आपने अरेंज करके रखे हैं और उससे आप फेंक दें ऐसे ही, तो सब फैल जाएंगे। अच्छा, कितनी गारंटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है कि वो वापस ऐसे के ऐसे अरेंज रहे, या फिर वो ऑर्डर में आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वो इक्का, किंग या क्वीन या जोकर, वॉट एवर दी डैम सीक्वेंस इज, आई डोंट नो। जो भी कार्ड्स है वो ऑर्गेनाइज तरीके से रखे जाए ज़मीन पे, फर्श पे। एक ही संभावना है, मगर वो संभावना ऐसी है कि वो कभी होगी ही नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप अनंत काल तक भी कार्ड्स फेंकते रहो ना, अरेंज कर करके, तो भी वो इस सीक्वेंस में नहीं गिरेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सारे कार्ड्स अरेंज है एक के बाद एक ऐसे ज़मीन पे। ऐसा संभव ही नहीं है। संभावना एक है नो डाउट, पर फिर भी वो संभव नहीं है, वो फैलेगा ही फैलेगा।
इसको बोलते हैं एंट्रोपी। कि परफेक्शन की संभावना एक ही है, मगर वो कभी भी अपने आप नहीं हो सकती, कभी भी वो अपने आप नहीं हो सकती। ये जो हम इतना परफेक्ट जगत देख रहे हैं ना आज, इतने खाली यूजलेस और वेले ब्रह्मांड के अंदर, जहाँ पे पत्थर घूम रहे हैं, तैर रहे हैं यहाँ वहाँ, वहाँ पे एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड गैलेक्सी बन जाती है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। उसके अंदर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सोलर सिस्टम बन जाता है, उसके अंदर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज प्लैनेट अर्थ बन जाता है। सूरज और चांद उसके एक स्पेसिफिक तरीके से काम करने लगते हैं प्लैनेट अर्थ के लिए। वहाँ पे जीव जंतु उत्पन्न होने लगते हैं, जीव जंतु खेती करना सीखते हैं और रहते हैं साथ में आपस में। आज हम क्या क्या नहीं कर रहे, मिसाइल्स बना रहे हैं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये वो। तो ब्रह्मांड ये इन चीज़ों को होना अलाउ नहीं करता जब तक कि एक एक्सटर्नल फैक्टर इसको आके इनिशिएट ना करे, इसको अलाउ ना करे, इस पे एनर्जी इन्वेस्ट ना करे, तब तक ब्रह्मांड में ये चीज़ें होना संभव ही नहीं है। जिस प्रकार से आप एक बर्नी में दाल रखी हुई है, चावल रखे हुए, उसे आप फेंक दो तो वो वैसे ही जैसे उस बर्नी में से वैसे ही रह जाए, उसकी संभावना केवल एक ही है, बट वो संभावना कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि चावलों का फैलना फर्श पर स्वाभाविक है, वो तय है, वो होना ही है। ताश के पत्ते वाला एग्जाम्पल ज़्यादा सिंपल है एक्चुअली देखा जाए तो। ताश के पत्तों को आप कैसे भी फेंको, कितनी भी बार फेंको, वो अलग अलग रैंडम पैटर्न में ही फैलेंगे। और रैंडमनेस की मर्यादा पता है क्या है? कुछ भी नहीं, वो कितने भी रैंडम हो सकते हैं। 9 पहले गिर जाए, के उल्टा गिर जाए, किंग उल्टा गिर जाए, 8 कहीं छुप जाए, 7 फट जाए, 1 खो जाए, कुछ भी हो सकता है। कोई भी पैटर्न कैसे भी हो सकता है, कोई भी कार्ड कहीं भी गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसका कोई नियम नहीं है। पर हाँ, ऑर्गेनाइज होने का एक ही नियम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जोकर, क्वीन, किंग, इक्का, जो भी वॉट एवर इट इज, ए कार्ड। वो संभावना सिर्फ एक है, और वो संभावना इतनी रेयर है कि वो कभी होनी ही नहीं है। अगर वो आपको चाहिए तो आपको अरेंज करना पड़ेगा अलग से इंटेलिजेंस और फोर्स लगा के। वो नेचुरली कभी नहीं होने वाला। नेचुरली तो हमेशा डिसऑर्डर ही होगा, रैंडमनेस ही रियलिटी है ब्रह्मांड की। हम अलग से इंटेलिजेंस लगा के रोकते हैं उस चीज़ों को मरने से या डिसऑर्गेनाइज होने से। इस पृथ्वी पे सारे देश, सारे लोग लगे हुए हैं अपनी इकोनॉमी बढ़ाने में, मिलिट्री बढ़ाने में। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्गेनाइज तरीके में फोर्स और मेहनत और इंटेलिजेंस लगती है। डिसऑर्गेनाइज करने में कुछ नहीं लगता। जाओ जाके फेंक दो अपने हथियार समुद्र में, हो गया बर्बाद। बर्बाद करना बहुत ईजी है, आबाद करना टफ है। एंट्रोपी बर्बादी का नाम है। ये हमारे एंट्रोपी का इनिशियल एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंट्रोपी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, किस प्रकार से ये ईश्वर को भी प्रमाणित करती है और ये काल को एक्सप्लेन करती है, क्यों हम पास्ट में नहीं जा सकते और क्यों हम फ्यूचर में ही जाते हैं। हमें पता है हम फ्यूचर में जा रहे हैं, पास्ट से फ्यूचर में। अभी इस वीडियो को मुझे रिकॉर्ड करते करते 18 मिनट 20 सेकंड हो चुके हैं एज ऑफ नाउ, बट ये 18 का 19 ही क्यों होने वाला है, 17 क्यों नहीं होने वाला, ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में आने वाले। आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके इसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको आंसर एक ही मिलेगा कि यूनिवर्स नेचुरली डिसऑर्डरनेस की तरफ जा रहा है, अव्यवस्था की तरफ जा रहा है। हम वो उसे रोक के बैठे हैं, हम कॉन्शियस लोग उसे रोक के बैठे हैं। चाहे वो कोई इंसान हो सकता है, चाहे वो कोई जानवर हो सकता है। हाँ, ईश्वर पर हम अभी बात नहीं कर रहे, ईश्वर पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्यों ईश्वर रिस्पॉन्सिबल है अल्टीमेट एंट्रोपी के लिए। ठीक है, आज हम उस पर बात नहीं कर रहे। आज हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे वो मनुष्य से संबंधित थे, और मनुष्य उंगली कर रहे हैं, मनुष्य बीच में अपनी टांग घुसेड़ रहे हैं, तब जाके इतना सब कुछ मेंटेन्ड है, वरना इतना कुछ मेंटेन नहीं हो पाता। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and please do stay tuned for all the upcoming ones. Okay, all right now. Till then, Hare Krishna.